जिले की विकास की जब बात होती है तो तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे आकार देना है, कैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जिले के लोगों तक पहुंचानी है, इसकी जो तमाम कार्यशैली कह सकते हैं या जो कार्य हैं वो उसकी जिम्मेदारी होती है जिले के मुख्य जो विकास अधिकारी होते हैं उन पर। तो अब इसी सिलसिले में मैं मंच पर जो हमारे अगले अतिथि उनको बुलाना चाहूँगी। संत कबीर नगर के मुख्य विकास अधिकारी श्री जयकेश त्रिपाठी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। धन्यवाद दीप्ति जी, थैंक यू सर। आपको, आपकी टीम को संत कबीर नगर की इस पवित्र पावन भू मगार पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे सामने जो देवी और सज्जन भाई बहन बैठे हुए हैं, समस्त अधिकारियों का भी स्वागत है। दूरदर्शन ने आज संत कबीर नगर को प्रसारित करने का काम किया है, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संत कबीर नगर जो है वो लगातार कृषि प्रधान जिला रहा है और ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर इस समय जिले में किस तरीके की जो प्राथमिकताएं हैं वो यहाँ के प्रशासन की हैं? सबसे बड़ी प्राथमिकता है कृषक भाइयों को समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध हो, नवीनतम कृषि तकनीक जो है उनको उसकी जानकारी हो, जिसके माध्यम से वो तकनीकों का प्रयोग करके समय से खाद, बीज और पानी अगर उनको मिलता है तो मेरा ये मानना है कि अगर समय से मिले तो 15 से 20% उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खाद, बीज और पानी उनको समय से मिले। हमारे यहाँ 108 सहकारी समितियों के माध्यम से 511 निजी उर्वरक केंद्रों के माध्यम से खाद का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही 9 राजकीय बीज भंडार हैं, लगभग 2 सहकारी बीज भंडार हैं, 511 ही के लगभग निजी बीज केंद्र हैं जो प्राइवेट लोगों को अपना खोल के लाइसेंस प्राप्त किए हैं। उसके माध्यम से बीज का वितरण किया जा रहा है। बीज वितरण करने का जो अनुदानित बीज आता है वो पोर्टल के माध्यम से डीएम सर की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को ई लॉटरी के माध्यम से उनको बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बीज की कोई कमी नहीं, बीज पर्याप्त मात्रा में जो लक्ष्य है वो आ चुका है, उसका वितरण भी लगभग हो गया है इस सीजन में। और सिंचाई के लिए हमारे यहाँ लगभग 5 शाखा प्रणालियाँ हैं नहर की, जिसकी 67 माइनरें हैं। रोस्टर के अनुसार पानी आए, इस माइनर में टेल तक पहुँचे, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। साथ ही 541 राजकीय नलकूप इस समय क्रियाशील हैं और चालू भी हालत में वो बराबर 18 घंटे से अधिक बिजली मिल रही है, वो संचालित हैं। लगभग 54,000 से अधिक निजी नलकूप हैं, जिससे सिंचाई की कोई भी असुविधा इस जनपद में नहीं है। सर, पूर्वांचल में अक्सर देखा जाता है कि किसान जो हैं वो धान और गेहूं के अलावा दूसरी फसल लगाने से हिचकिचाते हैं। अब हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, मशरूम, मछली पालन, डेयरी को साइड बिजनेस बनाकर किसान जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। क्या इसको विकसित करने का भी कोई जो रोड मैप है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है? हाँ दीप्ति जी, धान और गेहूं तो मुख्य फसल यहाँ का है ही, क्योंकि घाघरा और राप्ती नदी के बीच का ये द्वाबा क्षेत्र है, तो धान और गेहूं की पैदावार अधिक होती है। लेकिन अब यहाँ के किसान इसके अतिरिक्त भी आलू हुआ, गन्ना हुआ, केला हुआ, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, मक्का है। इसके अलावा हमारे कृषक तो अब स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट का भी उत्पादन करने लगे हैं। साथ ही अगर मत्स्य पालन पे जाएं तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, इसमें भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डेयरी में जाएं तो 68 हमारी डेयरी समितियां बन गई हैं, जिसमें 18 संचालित हैं। साथ ही नंदनी कृषक समृद्धि योजना हो या मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना हो, इससे लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 50% अनुदान होता है। लगभग 62 लाख तक अनुदान मिल सकता है जो स्थापित करते हैं। इसी तरीके से और तमाम कैश क्रॉप की योजनाएं हैं जो संचालित हैं। मधुमक्खी पालन भी है, 30 से अधिक किसान मधुमक्खी
पशुपालन और मशरूम उत्पादन में भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और पैदावार बढ़ा रहे हैं। सर, अगर संत कबीर नगर की बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये गिना जाता है। नाथनगर हो, बेलहर हो, मेहंदावल हो या फिर बघौली, इन क्षेत्रों में बाढ़ एक बड़ी दिक्कत के तौर पर देखा जाता है। अब इस साल संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर क्या तैयारी है जिले की? बाढ़ के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग तीनों तहसील मिलाकर 140 राजस्व गांव हैं जो बाढ़ एरिया में आते हैं, बाढ़ से ग्रस्त होते हैं समय समय में। हालांकि अभी इस समय बाढ़ नहीं आई हुई है, लेकिन 140 गत वर्षों में 140 राजस्व ग्राम में प्रभावित होते रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेडिकल टीम सब जगह लगा दी गई है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती माताओं की सूचीबद्ध किया जा चुका है। खाद्य एवं रसद विभाग की तैयारी पूरी है। पशुपालन की हरा चारा टीकाकरण से संबंधित टेंडर दिया जा चुका है। हमारी जो 38 नावें जिला प्रशासन द्वारा जो है रिजर्व आरक्षित कर ली गई हैं। साथ में 14 बाढ़ चौकियाँ, 9 राहत केंद्र और 11 राहत शिविर का प्रबंध कर लिया गया है। 9 ब्लॉक में जो खंड विकास अधिकारी हैं उनको सेक्टर ऑफिसर, साथ में तीनों तहसील के लिए 3 जोन, जिसमें एक में पीडी साहब हैं, एक में डीडीओ साहब हैं, एक में डीएसओ साहब। यानी कहने का मतलब है कि बाढ़ आने की संभावना के दृष्टिगत जनपद संत कबीर नगर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर, संत कबीर नगर में आपकी जो पहचान है वो सरप्राइज इंस्पेक्शन की बन गई है। आप बिना बताए ब्लॉक में पहुंचते हैं, वहां पर योजनाओं और जो रिकॉर्ड है उनकी जांच भी करते हैं। अब आपने अभी बघौली ब्लॉक में इसी तरह की छापेमारी भी की है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो औचक निरीक्षण करते हैं, छापेमारी करते हैं, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है क्या? इसका असर तो जनता बताएगी कि असर होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है छापेमारी न कह के लोगों को कार्य संस्कृति और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। साथ में उनको जहां पिछड़े हुए हैं, जिस पैटर्न पे काम होना चाहिए उस काम में समय समय उपस्थिति हो या अभिलेखों का रखरखाव हो, किसी वर्क का हो, वर्क में कोई अनियमितता हो रही है तो उसके विषय में जानकारी देना, इन तमाम बातों से उनको जानकारी दी जाती है, जिससे एक विकास खंड में जाइए तो दूसरे विकास खंड में भी उसका प्रभाव पड़ता है। साथ में आम नागरिकों की जन समस्याओं का निस्तारण, अगर कार्यालय में सभी कर्मचारी सब समय उपस्थित होंगे तो उनका निस्तारण समय से होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। उनको बार बार किसी भी, चाहे विकासखंड हो चाहे जनपद हो, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सर, आपने सड़कों को लेकर बहुत काम किया है। जहां भी आप रहे हैं ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है वो बेहतर की है आपने। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस प्रयास के लिए आप सभी तालियां बजाएं अपने मुख्य विकास अधिकारी के लिए। सर, अब सवाल ये है कि ज़िले में दिक्कत ये आती है कि रोड बनती है लेकिन फिर टूट जाती है बरसात में, और ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा देखी है। क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके की जो मॉनिटरिंग है उससे करने की ज़रूरत है, अगर हम इस ज़िले की बात करें तो? ये सही है कि जो कुछ सड़कें बारिश के समय डिस्टर्ब हो जाती हैं, टूट जाती है, शिकायत भी प्राप्त होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की सड़कें, 4 प्रकार की कह लें, खड़ंजा लेके तो एक कोलतार वाली है जो काली आप देखते हैं पिच रोड है, एक सीसी मार्ग है, एक इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है। सीसी मार्ग या इंटरलॉकिंग या खड़ंजा में उतनी दिक्कत नहीं आती है और टूटती नहीं, एक बार लग गया अच्छे से तो काफ़ी दिन तक चलती है। लेकिन कोलतार के साथ यानी बिटुमेन के साथ जो सड़कें बनती हैं, अगर कहीं जल जमाव हुआ तो बारिश में उसका टूटना संभव है। अक्सर वो टूट जाती हैं। यद्यपि उसका अब जो व्यवस्था हो रही है कि जो आबादी एरिया है जहाँ पानी लगने की संभावना है, या तो वहाँ सीसी रोड बनाया जाता है दोनों तरफ ड्रेन के साथ, या इंटरलॉकिंग लगाई जाती है दोनों तरफ ड्रेन के साथ। ये पैटर्न विभागों, हर कार्यदायी संस्था ने चेंज कर लिया है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे आरईडी हो, कि आबादी भाग में सीसी मार्ग का निर्माण कराया जाए और साथ में दोनों तरफ ड्रेन। रही क्वालिटी मॉनिटरिंग की, तो हर विभाग में अपनी आंतरिक अनुश्रवण व्यवस्था है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था है। किसी भी परियोजना में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा औचक रूप से हर कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी लगाकर
उस कमियों को चिन्हित किया जाता है, जांच कराई जाती है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई भी होती है, सुधार भी होता है। सर, मनरेगा के तहत गांव में तालाब, चक्रोट, अमृत सरोवर जैसे जो काम है वो लगातार हो रहे हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को क्या ग्राउंड जीरो पर जो लाभ है वो मिल रहा है? क्या जो इसका फायदा है वो गांव के लोगों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल, हर गांव में पहुंच रहा है, एक एक गली में पहुंचा है। हालांकि हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना में परिवर्तित हो गई है। लेकिन अभी हम मनरेगा की बात करेंगे। हर गांव में आवागमन का साधन, चाहे खड़ंजा हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे सीसी रोड है, उसमें मनरेगा की भूमिका रहा है और इससे आवागमन सुगम हुआ है। साथ ही नाली बनी है, नाली से पानी की निकास की काफ़ी हद तक समस्या दूर हुई है, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है खेतों में। साथ में 13,000 पिछले 4 वर्षों में 13,000 से अधिक व्यक्तिगत लाभार्थ की परियोजनाओं का क्रियान्वित किया गया है, जिसमें पशु शेड है, खेत तालाब है और कृषकों के भूमि सुधार से संबंधित मेड़बंदी कार्य है। 172 खेल के मैदान इस जनपद में बनाए गए हैं, 36 अन्नपूर्णा भवन बनाए गए हैं, 75 से अधिक पंचायत भवन, 150 से अधिक प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री वाल और लगभग 665 सामुदायिक शौचालय में नरेगा ने श्रम का यानी कि मजदूरी का अपनी सहभागिता अदा की है। साथ में 214 अमृत सरोवर 214 बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त तालाब भी पर्याप्त मात्रा में बने हैं। पिछले 2008 से जब से ये योजना संत कबीर नगर में चालू हुई है तो काफ़ी तालाब खोदे गए, अमृत सरोवर 214 बने हैं। इससे क्या होता है कि जल संरक्षण, जल संचयन की क्षमता में वृद्धि होती है। हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए तालाब का गहरीकरण या तालाब खुदाई, तालाब की सफाई आवश्यक है। अमृत सरोवर से गांव के नज़दीक एक पिकनिक स्पॉट टाइप का विकसित हो चुका है। ये सारी लाभ जो है मनरेगा से ही गांव को मिला हुआ है। लोग बैठे हुए हैं जो गांव से संबंधित होंगे वो जानते होंगे। इन सब साथ में मजदूरी जो मजदूरों को मिली है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इससे यही मनरेगा का लाभ है। यही लाभ पहले मनरेगा में 261 कार्य अनुमन्य था, अब विकसित भारत जी राम जी में 316 प्रकार के काम अनुमन्य हुए हैं। सर, जल भराव जो है वो बड़ी दिक्कत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कई गांवों में नालियां तो बनी हुई हैं लेकिन पानी की निकासी नहीं है। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाके हैं जहाँ नालियाँ जाम हो जाती हैं और पानी जो है वो सड़क पर ही रह जाता है। अब इसकी असली दिक्कत क्या है? क्योंकि लोग हैं, सीवेज सिस्टम भी है और तमाम चीज़ें बावजूद इसके, और इसका उपाय क्या है सर? कई दिक्कतें हैं इसमें। ये सही है, गांव में जो है नालियाँ तो बनी है लेकिन उनका जो है प्रॉपर निकास जिस ढाल की तरफ होना चाहिए वो निकास नहीं होता है। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि लोग अनजाने में, चाहे जान के चाहे अनजाने में, कूड़ा करकट गोबर यानी घर का कचरा, अपने द्वार का कचरा नाली में बाहर के डाल देंगे। उससे नालियाँ जाम हो जाती है। निकास एक समस्या है, ये है। और तीसरा है लोगों की जो है सहभागिता इसमें कम की, यानी कि हम अपना इसमें कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। अब अगर उनके द्वार के सामने नाली है तो उसको साफ नहीं कराएंगे, वो सफाई कर्मी का इंतजार करेंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसके कारण जो है ये जाम हो जाता है। लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान देने का मतलब है कि ये SBM फेज 2 में लगभग संत कबीर नगर को इस वित्तीय वर्ष में 26-27 में 7 करोड़ 64 लाख की लिमिट, यही शोकपीठ हो, RRC सेंटर हो, SLW में अंतर ह्यूम पाइप पानी निकास के लिए व्यवस्था हो, ये लिमिट प्राप्त हुई है। आशा है कि उसकी धनराशि का प्रत्येक ग्राम पंचायत सदुपयोग करते हुए अपना ड्रेनेज सिस्टम सील्ड चैम्बर के साथ या RRC हो, शोकपीठ हो
या कंपोस्ट पीट हो, ये सब बनाने का काम करेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व होती जाएगी और ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी। सर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता जो समूह हैं वो बने हैं। अब आपके ज़िले में महिलाओं के कितने स्वयं सहायता समूह हैं और क्या ये जो समूह है वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं? लगभग इस जनपद में अभी तक 9,465 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, सभी 9 ब्लॉक मिलाकर। इसमें से 5,162 ऐसे समूह हैं जिनको बैंक से लिंकेज कराकर और आर्थिक सहायता देकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया और बन भी गए हैं। लगभग सब अपना दीदियाँ अपना काम करती हैं और बढ़ चढ़कर किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। इसमें भी कुछ लोग आए हुए होंगे, आप अपने लिए ही ताली बना सकते हैं कि जो है कम से कम आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सर, ग्रामीण महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जिले की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण, पहली बात तो महिलाओं की भागीदारी, उनके मन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान पैदा करना है, जिसका हमारे गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत बहु बेटी सम्मेलन हो या अलाव सम्मेलन हो, उसके माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न विभाग हैं, जैसे प्रोबेशन विभाग है, बाल कल्याण विभाग है, ये योजनाओं के संबंध उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वरोजगार में स्वतः रोजगार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। लगभग इस जनपद में 2,87,000 परिवार हैं। अभी तक 1,16,000 के लगभग परिवार 9,465 समूहों में सम्मिलित हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं CRP ड्राइव के अभियान चलाकर 45 दिन का ड्राइव चला के उस समूह से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर बन सकें। और साथ में इनको स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड, CIF यानी सामुदायिक निवेश निधि और बैंक से लोन कराकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। विभिन्न योजनाओं में भी इनकी सहायता ली जा रही है, जैसे कोटेदार का काम हो, यानी कि ड्राई राशन वितरण पहले था, अब ये परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कोटेदार वाला काम अभी है इनके पास कहीं कुछ जगहों पर। विद्युत सखी का काम है, 92 महिलाएं विद्युत सखी का कार्य कर रही हैं, उनको कमीशन बेस है। बैंक सखी का काम कर रही हैं। हमारा सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है उसमें 665 में लगभग केयर टेकर के रूप में काम कर रही हैं। आजीविका सखी हैं, समूह सखी हैं, कृषि सखी हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है और इनके उत्पादों को विपणन के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से या जिले के सहयोग से कैंटीन, प्रेरणा कैंटीन बनाकर या शोरूम बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, क्या इस जिले में ऐसा कोई मॉडल गांव विकसित किया जा रहा है जिसे पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जा सके? वैसे तो कई गांव हैं, लेकिन 1, 2, 3 गांव को हम नाम बताएंगे। विकासखंड कलीलाबाद में नहिया खुर्द, बेलहर कला में बभनी, सिमरियावा में चंगेरा मगेरा। जिसको भी देखना हो, जब भी देखना हो, जाके देख सकते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं जो हमारी योजनाओं से संबंधित है या नहीं भी संबंधित है, सारी योजनाएं वहाँ उपलब्ध हैं। आदर्श गांव के रूप में ये डेवलप हो चुका है और हम यहाँ के लोगों से अनुरोध भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, देखना चाहें तो चाहे नहिया खुर्द जाए, चाहे चंगेरा मगेरा जाए, चाहे बभनी जाए। और आपसे भी अनुरोध करते हैं समय निकाल कर कभी भी जी बिल्कुल इन तीनों गांव में कभी भी जाके, हमारे वो प्रधान जी बैठे हुए हैं, देखना चाहें तो कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, जिला प्रशासन की बात करें तो तकनीक जैसे AI, GIS मैपिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल कामों की निगरानी को लेकर किस तरीके से हो रहा है? AI का सबसे ज्वलंत परिणाम यह है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका सर्वे 2024 से चालू हुआ। लगभग 1,07,000 सर्वे हुआ। उसमें आधे से ज़्यादा लोग स्वयं अपना सर्वे करके पोर्टल पे डाले। AI ने अपने आप चेक करके जो गलत थे उनको स्वतः बाहर कर दिया।
यानी कि अब हर क्षेत्र में एआई लागू हो रही है धीरे धीरे। पहला उदाहरण तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एआई ने आधा काम हम लोगों का अपने आप हल्का कर दिया। जो आधे बचे उसका सत्यापन गांव गांव जाके कराया जा रहा है, आगे की कार्रवाई बढ़ रही है। अब रही जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैपिंग भी विकसित भारत जी राम जी योजना में एक एक वर्ग का जीआईएस मैपिंग से चिन्हांकन हो रहा है, जिससे डुप्लीकेसी दोहरावपन न होने पावे। चाहे राज्य वित्त की योजना हो या केंद्रीय वित्त की योजना, उसमें भी जीआईएस मैपिंग हो रही है। यानी कि योजनाओं में अब जीआईएस मैपिंग के आधार पर ही कार्य योजना बनेगी, उसी के आधार पर वर्क होगा, उसी के आधार पर भुगतान होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, सारी योजनाएं डिजिटल पे हैं। चाहे जो योजना लीजिए, नरेगा, आवास, समाज कल्याण, कृषि विभाग की, पशुपालन की, मत्स्य पालन की, यानी कि सारी योजनाएं ऑनलाइन है। ऑनलाइन से फायदा क्या होता है कि हम अपना डैशबोर्ड खोले, उसके खोलने से जहां लाइकनेस है, जहां शिथिलता है, उस क्षेत्र में जाके उनकी मीटिंग बुला के उसको सही से क्रियान्वित कराना, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। सर, ग्रामीण इलाकों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बेहद ज़रूरी है और आंगनबाड़ी केंद्रों का सही होना ग्रामीण इलाकों के लिए ज़रूरी है। ज़िले में आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो वास्तविक स्थिति अभी क्या है और कितने केंद्र अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं और कितने जो हैं वो या तो किराए पर या फिर दूसरी बिल्डिंग में चल रहे हैं? जनपद में 1765 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें से 641 केंद्र जो है स्वयं आंगनबाड़ी के स्वयं अपने के भवन बन चुके हैं। शेष 1124 प्राथमिक विद्यालय परिसर में या तो जूनियर हाई स्कूल का कोई कमरा है, वहाँ जो है संचालित हैं। 24 अभी निर्माणाधीन हैं, जो जल्दी से जल्दी इसी एक आध 2 महीने में पूर्ण होकर उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि 84 प्रथम चरण में 84 आंगनबाड़ी केंद्र, 18 हमारे मानक बिंदु हैं, जिसमें 84 को वहाँ लगभग 18 बिंदु पे संतुलित किया जा चुका है। 114 आंगनबाड़ी केंद्र सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ आरओ है, साथ में एलईडी टीवी है, बाला पेंटिंग की गई है, साथ में बच्चों को खेलने के लिए फार्म मैट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही आंगनबाड़ियों को 1804 ये आपका मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल प्राप्त हुआ, सभी को दे दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। सर, एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि साफ सफाई और इकोनॉमी का जो रिश्ता है वो बेहद गहरा है। अब ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो उस पर लगातार जो काम है वो हो रहा है सच, लेकिन ये भी है कि यहाँ पर लोग जो है वो सड़क पे कूड़ा फेंकने में संकोच नहीं करते हैं। नतीजा लगभग हर सड़क पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। अब इसको लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल ये सही है कि लोग नहीं संकोच करने, न आने वाले, न जाने वाले, न गांव में रहने वाले, न दुकानदार, कोई भी संकोच नहीं करता। जहां पाया, दोना पाया, पन्नी पाया, फाड़ा और फेंका। अब उसका क्या परिणाम होता है आगे चल के सभी को पता है कि नालियां जाम होती है। साफ सफाई और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर साफ सफाई, स्वच्छता रहेगी तो विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित हो या कीटाणु जनित है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत मिलेगी। आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 2017 में उनके द्वारा शपथ ली गई, उसके बाद एक कार्यक्रम उनके द्वारा ही बनाया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है, संचारी रोग अभियान या दस्तक अभियान। उसका परिणाम ये हुआ कि आज जनपद संत कबीर नगर में बैक्टीरिया जनित या विषाणु जनित जो बीमारियां हैं उसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, लगभग 0 हो गई है। उसका फायदा ये होता है कि अगर जो है साफ सफाई रहेगी, चाहे गांव हो, चाहे बाजार हो, चाहे चौराहा है, तो उससे जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी ग्रामीणों को। उसका जो बचत होता है, पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो कोई मुकदमा ले लो या घर में कोई बीमार हो जाए,
तो सारा पैसा उसी में चला जाता है। तो बीमार होने का सीधा सा संबंध साफ सफाई से है, और साफ सफाई होते ही रहेगी तो जो है बीमारियां, कुछ बीमारियां, संक्रामक बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सरकार जो है वो योजनाएं बनाती है और उसे लागू करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये लागू हो जाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक पहुँचें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? बिल्कुल जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी होने के नाते मेरी है। विभिन्न विभागों के सहयोग से जो भी योजनाएं आती हैं उनका प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार के साथ उसकी मानक, क्या मानक है, किस आधार पे लोग पात्र होंगे अपात्र होंगे, इसका प्रचार प्रसार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दीवार लेखन हो, इसके माध्यम से करना, होर्डिंग लगाना, साथ में ग्राम सभा की बैठक हो, विभिन्न गोष्ठियां हो, विभिन्न मेले हों, वहाँ प्रदर्शनी लगाना इत्यादि माध्यम से उनका चयन किया जाता है। और कोशिश यही किया जाता है कि कोई अपात्र न जुड़ने पावे, जो पात्र है वो छूटने न पावे। सर, आवास, शौचालय और सड़क, इन 4 योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो किस योजना से आती है और आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? शिकायतें जो होती है ज़्यादातर जो व्यक्तिगत लाभ की योजना होती है, शिकायतें उसी की ज़्यादा आती हैं, चाहे आवास की हो और चाहे शौचालय की हो। जो भी शिकायतें आती हैं उसका प्रॉपर उचित ढंग से संबंधित, चाहे खंड विकास अधिकारी हमारे हों, चाहे जनपद स्तरीय अधिकारी हो, उनके माध्यम से जांच कराकर जो पात्र होता है उसको लाभान्वित कराया जाता है। किसी भी योजना में, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे जो योजना है, उनको प्रचार प्रसार करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से उनको चयन करा के आगे कार्रवाई की जाती है। सर, एक और सवाल मेरा, संत कबीर नगर में किन किन इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है जब हम बीते 1 या 2 सालों की बात करते हैं? तो 3-4 इंडिकेटर हैं हमारे अच्छे हुए हैं। एक तो हम मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा 12 महीने टॉप पे रहे हैं। टॉप 5 में जनपद संत कबीर नगर का नाम रहा है। साथ में इस जनपद में स्कूलों में बालक और बालिकाओं के शौचालय से संबंधित जो सुविधा है उस पे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है या ICDS से संबंधित है, हमारी रैंकिंग पूरे उत्तर प्रदेश पे 6ठे नंबर पे है। अब पशुओं का टीकाकरण, इस साल वाला तो लक्ष्य अभी आया है, वो लगना चालू हुआ, लेकिन पिछले वर्ष तक इसमें भी पूरा संत कबीर नगर नंबर 1 पे रहा है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि संत कबीर नगर की सबसे बड़ी जो 3 चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं? पात्रों को उनका हक उनके पास तक पहुंचाना पहली चुनौती है। दूसरा, जो यहाँ विकास की तमाम परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको निर्धारित समय में समय से पूर्ण कराना। चौथा, अपने कर्मचारियों का साथ में समस्त हमारी जनता जनार्दन है उनके कार्य संस्कृति और व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाना या विकास करना। बहुत बहुत धन्यवाद जयगेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुनः एक बार आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए।